प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 विज्ञान के पौधों एवं जंतुओं में जनन भाग 3 में नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि नर जनन तंत्र में जो है, इस पढ़ने से पहले ये आवश्यक होता है जानना कि जो नर होते हैं या मादा होते हैं उसमें जो है कुछ जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं। हम लोग मेन तो पढ़ेंगे प्राथमिक लैंगिक लक्षण, लेकिन यहाँ पर जो है ये आवश्यक होता है जानना कि जो पुरुष होता है, क्योंकि आज हम लोग नर जनन तंत्र पढ़ रहे हैं तो केवल यहाँ पर नर की बात कर रहे हैं, तो जो नर में गौण लैंगिक लक्षण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो ये चीज यहाँ पर ध्यान देना कि नर में गौण लैंगिक लक्षण कौन कौन से होते हैं। गौण लैंगिक लक्षणों को हम लोग जो है द्वितीयक लैंगिक लक्षण के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीज यहाँ पर श्योर हो गया कि गौण लैंगिक लक्षण क्या है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण होता है। मनुष्य में जैसे पुरुष की बात करें तो पुरुष में जो गौण लैंगिक लक्षण होता है ये लगभग स्टार्ट होता है 14 साल से लेकर के 18 वर्ष तक ये प्रारंभ होता है। हालांकि अगर इस समय देखा जाए जो टीनेज होते हैं, माना जाता है जैसे टीनेज में ही ये प्रारंभ हो जाता है, अर्थात 13 साल से लेकर के 18 वर्ष जो होता है उस अवस्था को ही माना जाता है कि उसमें जो है जो गौण लैंगिक लक्षण है मनुष्यों में वो यहाँ पर उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तो एक्चुअली यहाँ पर मोटा मोटा से कर 14 से 18 वर्ष पुरुषों में होता है, जबकि अगर स्त्रियों में बात करें तो स्त्रियों में 11 से 13 वर्ष की अवस्था में द्वितीयक लैंगिक लक्षण आ जाते हैं। तो यहाँ पर द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते क्या, इस चीज को यहाँ पर समझेंगे। तो द्वितीय जो लैंगिक लक्षण होते हैं जिसे हम लोग गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं, ये जो होता है इसमें जैसे जो पुरुष होता है उस पुरुष में दाढ़ी मूंछ का आ जाना, या उसके जो प्यूबर्टी हेयर होते हैं वहां पर प्यूबर्टी हेयर बाल का वहां पर उठ के आना, ये चीज यहाँ पर लक्षण होता है। उसको थोड़ा सा अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है हम एक एक पॉइंट बोलते जाएंगे, इसको आप चाहे नोट कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से लक्षण होते हैं जो पुरुषों में गौण लैंगिक लक्षण होते हैं। सबसे पहला यहाँ पर होता है कि आवाज में भारीपन आ जाना। जो पुरुष होता है उस पुरुष में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, अभी उसकी बात करेंगे हम, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव इस अवस्था तक होना प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण जो आवाज होता है उस आवाज में भारीपन आ जाता है। तो पहला लक्षण लिख सकते हैं कि आवाज में भारीपन होना। दूसरा लक्षण लिख सकते हैं यहाँ पर जो है कि उसमें जो शुक्राणु होता है, वृषण में जो शुक्राणु होता है शुक्राणु का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। तो इस चीज को भी यहाँ लिख सकते हैं कि शुक्राणु का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। दाढ़ी मूंछ का आ जाना, यानी कि दाढ़ी मूंछ जो है आना शुरू हो जाते हैं। प्यूबर्टी हेयर का आ जाना, यानी प्यूबर्टी हेयर जो है वो यहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं। इस चीज को यहाँ पर भी देख सकते हैं। जो ये होता है कंधे होते हैं, कंधे चौड़े होने लगते हैं, ये भी जो है पुरुषों की द्वितीयक लैंगिक लक्षण अर्थात गौण लैंगिक लक्षणों में आती है। तो कंधे का चौड़ा हो जाना इसका द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहलाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ जो शारीरिक बनावट होती है उसमें विभिन्न प्रकार के बदलाव हो जाते हैं और इस बदलाव के कारण ही उसमें जो है द्वितीयक लैंगिक लक्षण आ जाते हैं। लेकिन द्वितीयक लैंगिक लक्षण में एक शब्द आया यहाँ पर, हमने कहा कि शुक्राणु बनना प्रारंभ हो जाते हैं। एक शब्द यहाँ पर आया कि शुक्राणु बनना प्रारंभ हो जाता है। अब शुक्राणु बनना प्रारंभ हो जा रहा है तो यही चीज यहाँ पर समझना है कि वो कहाँ पर बनता है और वो कैसे जो है फीमेल वाले पार्ट में जाकर के निषेचन की प्रक्रिया करेगा। तो यहां पर हम उसको समझेंगे कि जो नर जनन तंत्र होता है उसके हम बात करें, मेन हेडिंग डाल देते हैं नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र को अगर हम इंग्लिश में लिखें तो इसको लिख सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो नर जनन तंत्र होता है इसमें हम लोग बात करें तो देखिए दो प्रकार के होते हैं, इसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक प्राथमिक जनन तंत्र और दूसरा द्वितीयक जनन तंत्र, या जिसको द्वितीयक के स्थान पर सहायक जनन तंत्र के नाम से भी कह सकते हैं। तो मेन इसमें अगर हम बात करें ये प्रश्न पूछा जाता है कि पुरुषों में या स्त्रियों में पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग पुरुषों की बात कर रहे हैं। पुरुषों में प्राथमिक जनन अंग कौन सा है, ये चीज यहाँ पर ध्यान देना है कि प्राथमिक जनन अंग होता क्या है, इस चीज को यहां पर देखना है। प्राथमिक जनन अंग होता है, देखिए प्राथमिक जनन अंग हम किसे कहते हैं।
जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे कहते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसको कहते हैं जहां पर युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मक जनन की प्रक्रिया बता चुके हैं, युग्मकों के बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। पूरी परिभाषा अभी पिछले वीडियो में बताए थे कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मकों के निर्माण होने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। यहां पर प्राथमिक जनन अंग की बात करें तो हम कह सकते हैं कि वह अंग जहां पर युग्मकों का निर्माण होता है उसे हम प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। अब यहां पर एक प्रश्न आया कि सर युग्मक क्या होते हैं? तो युग्मक जो होता है शुक्राणु जो आप लिखा देख रहे हैं, इसे शुक्राणु को ही हम यहां पर युग्मक के नाम से कहेंगे। यहां ध्यान रखिएगा, युग्मक क्या है? शुक्राणु होता है। तो प्राथमिक, अब शुक्राणु बनता कहां है? तो जहां पर शुक्राणु बनेगा, जहां पर उसका निर्माण होगा, वही पुरुष का प्राथमिक जनन अंग कहलाएगा। तो प्राथमिक जनन अंग होता है, ये होता है वृषण। वृषण जो होता है इसको इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं, टेस्टिस। ये टेस्टिस जो होता है यही प्राथमिक जनन अंग है, क्योंकि इसी में शुक्राणु बनता है। बाकी और जितने भी आप भाग पढ़ेंगे वो सभी के सभी जो है सहायक जनन अंग में आएंगे, यानी दूसरा सहायक जनन अंग कहेंगे या द्वितीय जनन अंग भी कह सकते हैं। तो सहायक जनन अंग में क्या क्या आएगा? तो इसमें वृषण कोश आ जाएगा, क्योंकि वृषण भी वहां पर स्थित होता है, वृषण कोश पाया जाता है, ये सहायक जनन अंग में आता है। इसको इंग्लिश में स्क्रोटम कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं, या इसको हम जो है अगर सिंपल वे में बोले तो कह सकते हैं टेस्टिस सैक। टेस्टिस सैक भी इसको बोल सकते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। इसमें और क्या आ सकता है? तो इसमें जो है अधिवृषण आता है, अधिवृषण आते हैं। अधिवृषण को इंग्लिश में कहते हैं एपिडाइडेमिस, एपिडाइडेमिस। तो अधिवृषण आता है, अधिवृषण काफी लंबा होता है और ये क्वाइट भाग होता है, यानी रोटेट के भाग होता है। उसके बाद आता है यहाँ पर शुक्र वाहिनियां, या इसको हम शुक्र वाहिका कह सकते हैं, शुक्र वाहिनियां कहते हैं, शुक्र वाहिनियां। शुक्र वाहिनियां जो होती है इसको इंग्लिश में जो है वासा डिफरेंशिया कहते हैं, वासा डिफरेंशिया के नाम से इसको जानते हैं। उसके बाद आता है मूत्रमार्ग, उसके बाद जो है यहां पर आ जाता है मूत्रमार्ग, मूत्रमार्ग एवं शिश्न, शिश्न इसको कहते हैं यूरेथ्रा इंग्लिश में, एंड पेनिस। तो मेरे ध्यान रखना है कि यहां पर ये जो भाग लिखा है पेनिस जैसे, ये सेकेंडरी सेक्स पैरेगो है या सहायक जनन अंग है। ये प्राथमिक जनन अंग नहीं, प्राथमिक जनन केवल वृषण होता है। इसके अलावा इसमें जो है कुछ सहायक जनन ग्रंथियां भी आती हैं। इसके अलावा इसमें जो है कुछ सहायक जनन ग्रंथियां भी आती हैं। इसको हम लोग जो है एसेसरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं, इसे कह सकते हैं एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है सबसे पहले जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसको सेमिनल वेसिकल के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसको शुक्राशय कहते हैं, शुक्राशय। यहां पर नाम पहले आपको याद होना चाहिए, चाहे उसको इंग्लिश में याद रखिए चाहे हिंदी में। वैसे अगर देखा जाए तो इसकी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही इजी है। तो सेमिनल वेसिकल्स। दूसरा जो होता है प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड। और तीसरा होता है काउपर की ग्रंथि, काउपर की ग्रंथि, काउपर्स ग्लैंड। तो ये तीनों होते हैं शुक्राशय, प्रोस्टेट और काउपर्स ग्लैंड। इनकी संख्या की बात करें तो ये पेयर होते हैं, ये पेयर होते हैं, ये सिंगल होता है और ये भी पेयर होता है। मतलब समझ में आ गया होगा इंग्लिश हिंदी में, जोड़ीदार, एकल और जोड़ीदार होते हैं। तो ये तो इसकी बात हो गई, हमने इसको चर्चा कर ली कि कहां पर ये कौन-कौन सी चीज पाई जाती है। अभी मैं बात कर रहा हूं टेस्टिस साइट की, उसमें बात करेंगे वृषण की।
कि वृषण कहां पर पाया जाता है, ये तो उसका नाम हो गया। अगर हम टेस्टिस बनाए, टेस्टिस सैक की बात करें तो टेस्टिस सैक कुछ इस प्रकार का होता है। टेस्टिस सैक ठीक है, बहुत डिटेल में अगर इसको पढ़ना है तो इसका भी वीडियो जो बना करके इसी चैनल पर ये आपको वीडियो मिल जाएगा, लेकिन वहां पर इंग्लिश में मिलेगा और बहुत ही डिटेल में आपको मिलेगा, क्योंकि वहां पर जो कंपटीशन लेवल का बना है, लेकिन वहां पर ध्यान रखिएगा वहां हिंदी में नहीं मिलेगा, आपको इंग्लिश में ही मिलेगा। ये जो टॉपिक लिखा है सब, तो उस चीज को वहां से भी पढ़ सकते हैं अगर चाहे इसको डिटेल बहुत ज्यादा पढ़ना है। लेकिन अगर हाई स्कूल लेवल पढ़ना है, 10th का पढ़ना है, तो 10th के लिए जितना पढ़ाया जा रहा है बहुत ही पर्याप्त रहेगा। तो इसमें मेन 10th में क्या है कि आपको नाम पता होना चाहिए, कहां पर क्या पाया जा रहा है इस चीज को पता होना चाहिए, किससे कौन सा चीज साबित हो रहा है ये पता होना चाहिए, बाकी कुछ ज्यादा मतलब नहीं है 10th में। तो ये यहां पर हमने जो है क्या किया, एक टेस्टिस सैक बना दिया। ठीक है, फिर से बना देते हैं इसको थोड़ा सा। जी, तो ये जो संरचना होती है इसको हम लोग स्क्रॉटम कहते हैं, यानी वृषण कोश भी कह सकते हैं, टेस्टिस सैक के नाम से जानते हैं। ये इसके यहां पर हमने लिखा है। ऐसे तो अगर इसके बात करें तो यहाँ पर 3 लेयर होता है। यहाँ पर अगर थोड़ा सा जाएंगे अगर हाई लेवल पर, तो यहाँ 3 लेयर पूरा पर पढ़ाया जाएगा कि कौन कौन से लेयर पाया जाता है, कहाँ क्या पाया जाता है। लेकिन यहाँ हाई स्कूल में कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ा देंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। तो इस चीज को यहाँ पर मैं केवल जो है बस डायग्रामेटिक कर दे रहा हूँ, ये आपको जानकारी है कि हाँ यहाँ पर 3 लेयर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर बस इतना जानने के लिए इसको कह सकते हैं, एक स्किन ऑफ स्क्रॉटम होता है, फिर एक डार्डोस मसल्स होता है, क्रीमेस्टर मसल्स होता है। उतना आप लोग को नहीं पढ़ना है। यहां पर क्या होता है कि ये एक बीचों बीच पट यहां पर पाया जाता है। यहां पर ये जो बीचों बीच पट होता है इसको हम लोग यहां पर कहते हैं बाहर की ओर, इसको रैफिक नाम से जानते हैं। बाहर की ओर देखिए तो भारी बनी होती है, उसको रैफिक के नाम से जानते हैं। लेकिन अंदर की ओर अगर हम इसको बात करें तो अंदर की ओर इसको हम जो सेप्टम के नाम से जानते हैं, इसको अंदर की ओर सेप्टम कहते हैं। यहीं पर एक गुबर्नाकुलम गद्दीनुमा संरचना होती है, गुबर्नाकुलम की चाहे गद्दीनुमा संरचना कहिए। यहीं पर जो टेस्टिस होता है, इसी गद्दीनुमा संरचना में जो ये टेस्टिस जो है ये स्थित होता है। इस तरह से 2 टेस्टिस पाए जाते हैं। टेस्टिस की संख्या कितनी हो गई, ये पेयर्ड होता है, ये सभी याद हो गया। ये कैसा होता है, जोड़ीदार होता है, पेयर्ड होता है। तो ये स्क्रॉटम कहां पर पाया जाता है, तो ये स्क्रॉटम शरीर के बाहर होता है। शरीर के बाहर थैलेनुमा संरचना होता है, जो दोनों जंघा होता है उसी के बीच में लटका हुआ होता है। सर्दियों के समय सिकुड़ जाता है, तो उसका सिकुड़न जो कि डार्डोस पेशी के कारण होती है, सिकुड़ जाता है, और जबकि गर्मियों के समय में प्रसाद हो जाता है। एक्चुअल में होता क्यों, इसको भी जान लीजिए कि जो शुक्राणु बनता है, जो शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण ये हमारी बॉडी टेम्परेचर पर नहीं हो सकता है। इसी को ध्यान रखिएगा। हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो उस लेवल पर तो नहीं हो सकता है। तो ये क्या करता है कि 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होना चाहिए। यानी कि शुक्राणु का निर्माण कब होगा, जब उसको शरीर का ताप से जो 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड जब कम होगा, तब जाकर इसका निर्माण होता है। इसलिए शरीर से बाहर होता है, और एक्चुअल में होता क्या है कि 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम कम होता है। तापक्रम शरीर के ताप से कम होता है। तो ये इसका यहाँ पर 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जब कम हो जाता है शरीर से, तब जाकर के यानी उसी अवस्था में केवल शुक्राणु बन सकता है। इसीलिए शरीर के बाहर ये स्थित होता है। शरीर के भीतर अगर ये रहेगा तो वहां पर शुक्राणु नहीं बन सकता है। उसको एक रोग कहते हैं, जिसको कह सकते हैं अगर वहां पर होता है तो क्रिप्टो आर्किडिज्म कहते हैं। वही बहुत ही अगर हाई लेवल की जाएंगे तब पढ़ेंगे कि क्रिप्टो आर्किडिज्म कहते हैं। वो बच्चों में होता है, छिपा हुआ जो है, छिपा हुआ वृषण। इसको एक कह सकते हैं कि चिकित्सा के थ्रू जो है, यानी कि ऑपरेशन के थ्रू भी बाहर ला सकते हैं, उसको आर्किडोफ्लेक्सी कहेंगे। वो सब नहीं जानना है, जानना इतना कि कैसे पाया जाता है। तो ये 2 वृषण यहाँ पर उपस्थित होते हैं, और दोनों वृषण में यहीं पर शुक्राणु बनेगा वृषण के अंदर। अगर हम वृषण की बात करें तो वृषण से पहले यहाँ एक ये होता है, इंग्यूनल कैनाल होता है। यहाँ पर एक होता है, इसको इंग्यूनल कैनाल कहते हैं।
इंगुइनल कैनाल के नाम से इसको जो है जानते हैं। अभी जो इंगुइनल कैनाल होता है इसको जो है हिंदी में वंछड़ नाल कहते हैं, बड़ा क्लिष्ट नाम है, वंछड़ नाल। इंग्लिश में इसको इंगुइनल कैनाल के नाम से जानते हैं, इंगुइनल कैनाल। तो इसे इंगुइनल कैनाल से जो भी इसमें ये सब सारे भाग देख रहे हैं, ये सब यहां से बाहर निकलते हैं। क्या क्या निकलता है वो भी नाम जान ले, तब उसके बाद बात करें। अब इसकी बात अंदर की बात भी करेंगे, लेकिन यहां पर देखिए एक तो एपिडाइडाइमिस निकलता है जो अधिवृषण है। इसके अलावा इसमें जो है जो टेस्टिस होता है इसके लिए यहां पर जो है वृषण आर्टरी भी पाई जाती है, क्योंकि शुद्ध रुधिर की भी आवश्यकता है, ऑक्सीजन की भी आवश्यकता है। वेन भी इससे निकलता है और इसमें जो है स्पर्श करने पर पेन होता है। ये तंत्रिकाएं नर्व भी इससे जुड़ी होती है, तंत्रिकाएं भी इससे निकलती है। तो सारे भाग ऐसे निकल करके शरीर के विभिन्न भागों में जाते हैं। तो ये टेस्टिस कहां पर है? टेस्टिस एक थायराइड संरचना है जिसको हम लोग वृषण कोश कहते हैं। उसी वृषण कोश में एक जोड़ी टेस्टिस पाई जाती है। टेस्टिस की बात करें, टेस्टिस होता है ये यहीं से जो है ऐसे इसको बना दें एक टेस्टिस। तो ये इतना ये भाग होता है, बीचों बीच से तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा उधर देखेंगे, ये एक पट के द्वारा टेस्टिस सेप्टम के द्वारा बटा होता है और इसी में बीच बीच में बहुत सारे 200 से 400 फिर यहाँ पर ये जो है बटा हुआ होता है। 200 से 400 आधे भाग से अधिक जो है वो फिर बटा होता है और इसी आधे भाग में यहीं पर एक बड़ा इंपॉर्टेंस है, दो प्रत्येक जो यहाँ पर है देख रहे हैं उन सब में 2 से 3 तक जो है यहाँ पर एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जो है यहाँ पर पाई जाती है। इसको हिंदी में शुक्र जनन नलिका कहते हैं, इसको हिंदी में शुक्र जनन नलिका कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, शुक्र जनन नलिका। इंग्लिश में इसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के नाम से जानते हैं और इसी में यहीं पर कुछ जो है लेडिक सेल पाई जाती है। इसको लेडिक कोशिका कहते हैं, लेडिक कोशिका। दोनों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, यहाँ पर समझ में आए कहां पर यह पाया जाए। अब दोनों के इंपॉर्टेंट रोल को भी जान लें तो यह इसको समझ लेते हैं। जो शुक्र जनन नलिका होती है, शुक्र जनन नलिका, जिसको हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल भी कहते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का क्या द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। मैंने तो ये बता दिया कि हाँ शुक्राणु कहां बनता है, तो शुक्राणु बनता है टेस्टिस में। लेकिन किसी ने पूछ लिया कि टेस्टिस के किस भाग में बन रहा है शुक्राणु, तो वहां पर बताना होता है कि जो शुक्राणु होता है वो शुक्र जनन नलिका में बनता है, यानी यहीं पर शुक्राणु का निर्माण होता है। ये शुक्राणु के निर्माण का स्थल है, शुक्राणु के निर्माण का स्थल होता है। ठीक है, ये चीज यहां पर ध्यान रखिएगा हमेशा कि ये तो मान लेते हैं, चलिए हाई स्कूल लेवल में क्यों इतने पूछेगा कि शुक्राणु कहां बनते हैं, तो वृषण में बनता है। लेकिन अगर कभी पूछ लिया कि वृषण के किस भाग में बनता है, तो वृषण की शुक्र जनन नलिका अर्थात सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनता है। दूसरे हमने कहा लेडिक कोशिका है, इसमें लेडिक कोशिका। लेडिक कोशिका को लेडिक सेल के नाम से भी जानते हैं, लेडिक सेल कह सकते हैं, बस लेडिक सेल। लेडिक कोशिका में क्या होता है, इसमें जो है एक हार्मोन होता है, यहां पर एंड्रोजन हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन हिंदी में लिख सकते हैं एंड्रोजन। इसमें प्रमुख हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन, इंग्लिश में लिखिए चाहे हिंदी में नाम एक ही है, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन होता है। ये टेस्टोस्टेरॉन क्या है? हार्मोन है, ठीक है। ये टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन होता है, ये हमें पहले बताया कि ये हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में, टेस्टोस्टेरॉन इंग्लिश स्पेलिंग लिखिए तो उससे आप लोग समझ जाएंगे, हिंदी भी सकते हैं। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन होता है, यही जो हार्मोन होता है इसी हार्मोन की उपस्थिति में ही जो है इस शुक्राणु का निर्माण होता है। कहां पर? शुक्र जनन नलिका में होता है। हालांकि बहुत अंदर की बात है कि शुक्र जनन नलिका में फिर जर्म लेयर पाया जाता है, एपिथेलियल जर्म लेयर पाया जाता है, उसमें क्यूबॉइड और कॉलमनर होता है, उसका नहीं पढ़ना रहता है, ध्यान रखिएगा। इतना क्यों मोटा मोटा जानकारी रखना हाई स्कूल में, क्योंकि अगर बहुत डिटेल में पढ़ना है तो उसका वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, तो उसको आप वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है।
तो वहां पर अलग अलग टेस्टिस को अलग पढ़ाया है, स्क्रॉटम को अलग पढ़ाया है, पाथवे ऑफ स्पर्म अलग पढ़ाया, कई वीडियोस में बनाया क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक हो गया था। तो यहां पर क्या है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की सहायता से शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण कहां होता है? शुक्राणु नलिका। शुक्राणु नलिका कहां पर है? टेस्टिस में, यानी वृषण में। और वृषण कहां है? वृषण है वृषण कोश में स्थित है। वृषण कहां है? वृषण कोश में स्थित है, जिसे हम टेस्टिस सैक, स्क्रॉटम या टेस्टिस सैक के नाम से जानते हैं। तो ये तो पार्ट आपको समझना है कि कहां पर शुक्राणु बनता है। शुक्राणु की बात में हम लोग बात में करेंगे, इसके चित्र की बात करेंगे। तो अभी तो यहाँ पर कंफर्म होकर शुक्राणु बनता है। अब शुक्राणु निकल करके कैसे जाएगा उस चीज को यहाँ पर समझना है। उस चीज को भी यहाँ पर समझ लेते हैं कि कैसे वो शुक्राणु यहाँ पर जो है जाता है। इस चीज को समझने के लिए फिर से हम टेस्टिस बना लेते हैं। यहाँ पर एक टेस्टिस, मैंने कहा पेड़ होता है, तो खैर ये ध्यान रहेगा आपको, पेड़ भी होता है। ये यहाँ पर ये ध्यान है कि जो सेमिनिफरस ट्यूब्स होता है शुक्राणु नलिका, ये ब्लाइंड ट्यूब होता है, मतलब एक तरफ ये बंद होता है, एक तरफ ओपन होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब ये यहाँ से जो शुक्राणु नलिकाएं होती है, ये सभी आपस में जुड़ते हैं, यहाँ पर स्पर्म बन जाता है। तो ये स्पर्म यहाँ से आते हैं रेटिक टेस्टिस, बहुत ज्यादा इसको ध्यान रखिएगा, रेटिक टेस्टिस उसे कहते हैं रेटिक वृषण। ये यहाँ से निकल करके वासा इफ्रेंशिया, ये यहां से आता है, सभी आप जुड़ जाते हैं, ठीक है। ये इसको कहते हैं वासा इफ्रेंशिया, ठीक है। जैसे यहां वासा डिफरेंशिया में लिखा है, वासा इफ्रेंशिया में लिखा है, तो यहां पर है वैसी चीज का, लेकिन इफ्रेंशिया शब्द यहां पर यूज होगा, वासा इफ्रेंशिया। ये हाई स्कूल में नहीं है, इसको इसलिए यहां पर जो है मैं इंग्लिश में नाम दे रहा हूं, वासा इफ्रेंशिया। ये वासा इफ्रेंशिया, तो इसको बोल रही है, ध्यान रखिए, इसको हम इधर भी लिख सकते हैं क्योंकि भी इसको बोलना है। अब इसके बाद मेन आता है एपिडाइडाइमिस। ये देखें, ये यहाँ पर तो क्या नाम है, अधिवृषण है, ये यहाँ पर है। ये काफी रोटेट होता है ऐसे, फिर रोटेट हो जाता है, और फिर उसके बाद यहां से दो नलिका, ये ऊपर को चले जाते हैं। यही जो पूरा भाग देख रहे हैं, यही है अधिवृषण, यही है एपिडाइडाइमिस, अधिवृषण होता है। और ये जो भाग देख रहे हैं, ये तो भाग हो गया अधिवृषण का। अधिवृषण, अधिवृषण में तीन भाग होते हैं, ये हेड है, ये बॉडी है, ये टेल है। हेड वाले भाग को यहां पर कैपट कहते हैं, इसमें कॉर्पस कहते हैं, कौड़ा कहते हैं। इतना नहीं पढ़ना, हमने पहले बताया, जितना पढ़ना उतना हम लिखेंगे। तो अधिवृषण होता है, ये अधिवृषण आगे क्यों चलता है, और यही निकलता है शुक्रवाहिनियां में, यह होता है शुक्रवाहिनियां। और ये शुक्रवाहिनियां भी आगे चल करके जो वृक्क होता है, उस वृक्क वाले भाग, यानी ऊपर वाले भाग, वृक्क से ऊपर जो रहता है वहां पर जो वृक्क में जिसमें आकर के मूत्राशय होता है, उस मूत्राशय को घेरते हुए फिर आता है और जुड़ता है यहाँ पर जो मूत्र मार्ग होता है वहां पर। लेकिन मूत्र मार्ग से पहले यहाँ पर सहायक ग्रंथियां भी आ जाती हैं। तो अब इनके बारे में समझने, यहाँ पर समझ में आई कैसे निकलता है। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, लगभग जो अधिवृषण होता है 6 से 7 मीटर लंबा होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, मीटर। लेकिन इतना रोटेट है कि काफी छोटा बन जाता है। तो ये यहां से निकल करके अब पहुंचेगा मूत्र मार्ग वाले भाग में। लेकिन मूत्र मार्ग भाग में जब पहुंचेगा तो उससे पहले सहायक ग्रंथियां भी इसमें मिल जाएंगी। तो उस सहायक ग्रंथियों के बारे में अब समझते हैं एक एक करके, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें सहायक ग्रंथियां ही होती हैं। तो ये सब क्लियर हो गया कहां पर क्या बनती है। तो अभी सहायक ग्रंथियों को फिर से हम लिख देंगे। सहायक जनन ग्रंथियां, सहायक जनन ग्रंथियों की अगर हम बात करें तो मैंने भी जस्ट बताया कि 3 प्रकार की होती है। एक होती है शुक्राशय। तो पहले शुक्राशय को समझ लेते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल, मैंने कहा कि ये पेड़ होता है, क्या होता है, ये जोड़ेदार होता है, ये जोड़े में होता है, 2 की संख्या में होता है।
शुक्राशय इंपॉर्टेंट क्यों है ये समझना है। शुक्राशय अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथि होती है। क्यों होती है? क्योंकि ऐसे में शुक्राशय ये नहीं है कि इसमें शुक्राणु आकर के स्टोर होगा, ऐसा नहीं होगा। यहां पर शुक्राणु आकर के स्टोर नहीं होगा, बल्कि यहां पर जो सीमेन बन रहा है, जो वीर्य बन रहा है, उस वीर्य में शुक्राणु आएगा। ध्यान रखिएगा, वीर्य अलग है। वीर्य जो गाढ़ा लिक्विड पदार्थ होता है वो होता है, उसी में शुक्राणु होते हैं। 20 से 40 करोड़ तक होते हैं एक बार के स्खलन में। तो शुक्राशय क्या है? शुक्राशय जो है यहां पर जो है वीर्य बनता है। तो ये जो पूरा वीर्य होता है उसको सीमेन कहते हैं। जो वीर्य होता है इंग्लिश में सीमेन कहा जाता है। ये जो वीर्य होता है, इस वीर्य का लगभग 60% भाग जो बनाता है वो इसी शुक्राशय में बनता है। वीर्य का 60% जो अंश होता है वो शुक्राशय में बनता है। एक्चुअल में इसमें क्या क्या होता है सेमी वेस्कस में, ये यहां पर समझेंगे। तो इसमें सबसे प्रमुख होता है फ्रक्टोज पाया जाता है। इसमें फ्रक्टोज शर्करा होती है, क्योंकि अगर आप देखें तो जो शुक्राणु है वो तो जीवित कोशिका है, और जीवित कोशिका को एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए क्या होता है कि जीवित कोशिका को जब एनर्जी चाहिए तो उस एनर्जी के लिए वहां पर शर्करा भी चाहिए। तो वो शर्करा कहां से बनेगी? वो शर्करा बनेगी फ्रक्टोज शर्करा। जब विघटन होगा उससे जो एनर्जी निकलेगी उसका उपयोग एटीपी के रूप में शुक्राणु कर लेगा, जो स्पर्म है वो कर लेगा। तो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट है कि फ्रक्टोज इसमें पाया जाता है। दूसरा इसमें प्रोस्टेग्लैंडिन्स पाया जाता है। प्रोस्टेग्लैंडिन्स पाया जाता है। जो प्रोस्टेग्लैंडिन्स होता है, अगर इसकी बात करें तो यह जो है जो योनि मार्ग होता है, जब शुक्राणु उसके अंदर जाता है तो योनि मार्ग को चिकना बनाने रखने का काम करता है ये जो प्रोस्टेग्लैंडिन्स होता है। तो ये क्या करता है? चिकना बनाने का काम करता है। एक और होता है सीमेनोजेलिन। एक और होता है सीमेनोजेलिन। तो एक्चुअली में तीनों पूरा मिलकर के क्या होता है? ये होता है क्षारीय प्रकृति का। जो शुक्राशय से फ्रक्टोज शर्करा, प्रोस्टेग्लैंडिन, सीमेनोजेलिन है, ये सब एक्चुअली होते क्या है? ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्षारीय प्रकृति के, क्योंकि कारण क्या है कि जो शुक्राणु होता है वो शुक्राणु अम्लीय दशा में नहीं रहता। अगर अम्लीय दशा में जाएंगे तो मर जाएंगे। तो चूंकि योनि वाले भाग में जो वेजाइना होता है, वेजाइना के अंदर अम्लीय माध्यम होता है, तो उस अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में परिवर्तित करने के लिए यहां पर ये सारे पदार्थ जाते हैं सीमेन के साथ में। क्योंकि जब वो जाएंगे, जो शुक्राणु जाएगा तो शुक्राणु जो पहुंचेगा तो उसको क्षारीय माध्यम चाहिए, अम्लीय नहीं चाहिए। लेकिन योनि में क्या है, वेजाइना में क्या है कि वहां पर जो अम्लीय माध्यम होता है, तो उस अम्लीय माध्यम को दूर करने के लिए वहां पर उसकी क्षारीय प्रकृति के जो पदार्थ जाते हैं और उसकी अम्लीयता को दूर करते हैं, जिससे कि जो शुक्राणु है वो शुक्राणु जीवित रह जाए। तो ये यहां पर होता है। दूसरा हमने बताया कि प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। दूसरा क्या है? प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड की बात किया जाए, तो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, यह प्रोस्टेट ग्रंथि सीमेन का 25% भाग बनाती है। ये पूरे सीमेन यानी वीर्य का 25% भाग बनाती है। क्या बनाती है? प्रोस्टेट ग्लैंड। इसमें क्या क्या होते हैं? तो इसमें भी कुछ पदार्थ होते हैं, लेकिन यहाँ अम्लीय पदार्थ होता है। इसमें कौन से पदार्थ होते हैं? थोड़ा अम्लीय होता है, हल्का अम्लीय होता है, हल्का अम्लीय पदार्थ यहाँ पर होता है। इसमें प्रमुख रूप से सिट्रेट पाया जाता है। प्रमुख रूप से सिट्रेट पाया जाता है, इसी को ध्यान दीजिएगा। सिट्रेट। एक चीज और इसमें छूट गया था कि इसमें बाइकार्बोनेट भी पाया जाता है, इसीलिए क्षारीय होता है। कभी कभी कोई पूछ लेता है कि क्यों क्षारीय प्रकृति का, तो उसको भी यहाँ पर लिख दे रहे हैं, कंफ्यूजन ना रह जाए। तो इसमें बाइकार्बोनेट के कारण होता है ऐसा, बाइकार्बोनेट के कारण जो है ये क्षारीय प्रकृति का होता है। अब तो कम से कम कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा कि क्यों होता है क्षारीय, तो कम समझ में आए कि बाइकार्बोनेट के कारण होता है। तो ये यहां पर सिट्रेट होता है, फास्फेटेज होता है, फास्फेटेज इसमें पाया जाता है, और कुछ प्रोटियोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं।
प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है। अब प्रोटियोलिटिक एंजाइम में कौन कौन से, जैसे प्रोटियोलिटिक एंजाइम में कौन कौन से एंजाइम होते हैं तो उसको भी नाम आप लिख दे रहे हैं, जैसे पेप्सिनोजेल हो गया, पेप्सिनोजेल हो गया, यहां पर उपस्थित हुआ है। हाइलुरोनिडेज होता है, हाइलुरोनिडेज इसमें पाया जाता है। ये एंजाइम होते हैं, पेप्सिनोजेन है, हाइलुरोनिडेज है, या फिर लाइसोजाइम होता है, लाइसोजाइम होता है। तो ये सारे पदार्थ इसमें जो है आदि जो एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। तो ये सारे एंजाइम से प्रेजेंट होते हैं, वो जा करके इनका काम होता है कि जो योनि होता है, वेजाइना होता है, उस वेजाइना को कंस्ट्रिक्ट करना, उसको संकुचित करना कार्य होता है, जिसके कारण जो होता है कि आसानी से शुक्राणु अंदर की ओर जो है पहुंच जाए, जो उसके अंदर की ओर वहां पर जो है जो फैलोपियन ट्यूब है, उस फैलोपियन ट्यूब तक वो आसानी से पहुंच सके। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम होते हैं, और साथ में जो शुक्राणु होते हैं शुक्राणु को सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। तीसरा यहाँ पर होता है जो काउपर्स ग्रंथियां, काउपर की ग्रंथियां, काउपर्स ग्लैंड कहते हैं, काउपर्स ग्लैंड। इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी कह सकते हैं, क्या सकते हैं, ध्यान रखिएगा, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी कह सकते हैं। इससे क्या स्रावित होता है, तो इससे जो सबसे प्रमुख श्लेष्म का स्राव होता है, इस श्लेष्म में नहीं रहेगा तो शुक्राणु फिसलते हुए कैसे जाएगा। शुक्राणु की आवश्यक है श्लेष्म का होना, तो ये जो होता है श्लेष्म जो होता है, ये योनि मार्ग को चिकना बनाता है, जो योनि मार्ग है उसको चिकना बनाता है, जिससे आसानी से शुक्राणु जो है वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाए। तो ये यहाँ पर होते हैं ये 3 ग्रंथियां। शुक्राशय की संख्या 2 होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड 1 होता है, काउपर्स ग्रंथियां भी 2 होती हैं। तो ये इसके सहायक ग्रंथियां होती हैं। अब बात करते हैं शुक्राणु की संरचना की। तो ये तो पूरा नरजनन तंत्र समझ में आया कि किस प्रकार से नरजनन तंत्र में क्या क्या चीजें होती हैं। अब बात करते हैं यहां पर जो है सबसे पहले कि शुक्राणु की संरचना कैसी होती है। शुक्राणु की संरचना की अगर हम बात करें, शुक्राणु की संरचना, द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। शुक्राणु की संरचना की अगर बात करें, थोड़ा सा इसकी आकृति में बना दे रहा है, थोड़ा सा ये इस प्रकार से होता है, आकृति बना रहे हैं। ये कुछ इस तरह की संरचना होती है। यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अधिक पाया जाता है, लेकिन वो माइटोकॉन्ड्रिया सर्पिलाकार होता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता तो है इसमें, लेकिन कैसा होता है, सर्पिलाकार होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और अधिक पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसको ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा चाहिए तब तो ये आगे बढ़ेगा, ऊर्जा चाहिए। ये जो पूरा भाग होता है उसका हेड का शीर्ष भाग, इसी में यहां पर जो है बहुत बड़ा सा केंद्रक होता है, बहुत बड़ा सा केंद्रक होता है। इसी केंद्रक में यहां पर जो है जो इसके यहां पर बना ले रहे हैं, इसी केंद्र में बहुत सारे जो है इसमें पाए जाते हैं गुणसूत्र, गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब बहुत सारे कितने होते हैं, यही संख्या तो 23 होते हैं। यहां 46 नहीं होता, ये अगुणित होते हैं। शुक्राणु कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। और ये पूरा भाग देख रहे हैं आप ऊपर वाला, ये यहां पर जो है टोपी सदृश संरचना आप देख रहे हैं पाया जा रहा है, टोपी सदृश संरचना यहां पर पाई जाएगी। ठीक है, ये सब टोपी नुमा संरचना होती है जो शुक्राणु होता है, शीर्ष भाग पर उपस्थित होता है। ये टोपी नुमा संरचना है, इसमें एक पाया जाता है, इसको कहते हैं एक्ट्रोसोम। एक्ट्रोसोम
अगर इस एक्रोसोम को हटा दिया जाए तो शुक्राणु जो है वो निषेचन नहीं कर पाएगा। एक्रोसोम ही जा करके जो उसके अंडाशय अंड है, पर्णक कोशिका है, उसके ऊपर जो बाहर जो फीमेल में जोना पेलुसिडा होता है, उस जोना पेलुसिडा भाग को भेजने का काम यही करता है। तो भी उसकी बात करेंगे। अभी तो यहाँ पर हम नर की बात करें तो एक्रोसोम होता है, इसका निर्माण कहां से? उसका निर्माण गाल्गी काय से होता है। ये ध्यान रखिए, एक्रोसोम कहां बनता है? गाल्गी काय से बनता है। तो अगर ये उपस्थित नहीं है तो वो शुक्राणु कभी भी जोश को भेद नहीं सकता है, जो उसमें कह सकते हैं कि एग सेल है, अंड कोशिका है, ओवम है, उस ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पाए। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और ये इसका पुच्छ भाग होता है, ये इसका पुच्छ भाग होता है। तो ये शुक्राणु की संरचना होती है। इसके केंद्रक में जो गुणसूत्र होता है वो 23 गुणसूत्र होते हैं, क्योंकि जो शुक्राणु होता है ये अगुणित होता है। शुक्राणु अगुणित होता है। क्यों अगुणित होता है? क्योंकि इसका निर्माण ही अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा हुआ है। इसका निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा हुआ है, और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जब भी बनेगा कोई चीज, कोई कोशिका, तो अगुणित ही होगी। तो इसका निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा हो तो अगुणित है, और यही है युग्मक। इसी को हमने नाम दिया युग्मक, गैमेट। लेकिन यहां पर नाम दे रहे हैं शुक्राणु। बात देखिए, चाहे शुक्राणु के, चाहे युग्मक ये, चाहे नर युग्मक, इसको नाम से कर सकते हैं। तो ये पार्ट यहाँ पर रहता है, ये इस तरह से इसके भाग होते हैं। तो ये पूरी संरचना थी। आज का जो पूरा टॉपिक था वो नर जनन तंत्र था। नर जनन तंत्र में आप लोगों ने पढ़ा कि स्क्रोटम यानी कि टेस्टिस साइट, उस टेस्टिस साइट में टेस्टिस है, टेस्टिस में शुक्राणु बन रहा है। शुक्राणु कहाँ बन रहा है? टेस्टिस के जो वहां पर सेमिफ्रस ट्यूब्यूल है, उस सेमिफ्रस ट्यूब्यूल्स में बन रहा है। फिर वहां से वो कैसे आगे बढ़ा? तो वासा डिफरेंशिया, एपिडाइडाइमिस, वासा डिफरेंशिया से होते हुए, इन तीनों ग्रंथियों से होते हुए फिर वो पहुंचता है मूत्र मार्ग में, और मूत्र मार्ग से होते हुए फिर शिश्न के थ्रू, पेनिस के थ्रू शरीर से बाहर इस फलक इजैकुलेट कर जाता है। तो ये पूरी संरचना थी आज के नर के जो जनन तंत्र था वो था। आई होप आप लोग को समझ आएगा। थैंक यू सो मच।